हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यामंदिर क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद डाउटनट। मैं करुणेश भैया आज आप लोगों को रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें बच्चों हम लोग क्या बात करेंगे, डायनेमिक्स ऑफ बॉडीज। जब भी बॉडीज आएगा बच्चा ये समझ जाएंगे आप लोग कि बॉडीज का मतलब बाय डिफॉल्ट रिजिड बॉडी होता है। करेक्ट, रिजिड है ना। मैं आपको पहले बता चुका हूं रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है। एंड एक और चीज अभी हम लोग ध्यान रखेंगे, अभी पहले पार्ट में हम लोग रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ही कर रहे हैं। तो इसके पहले जो भी लेक्चर हुए हैं, 3 लेक्चर और 3 ट्यूटोरियल, उसमें मैंने जो भी आपको चीजें बताई हैं वो रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ही है। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उन लेक्चर्स को देखें और वहां उसको अच्छे से कर लेंगे तो आगे का आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आई एम श्योर आप लोग इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे। तो चलो आज का टॉपिक अपन लोग शुरू करते हैं, विच इज लेक्चर नंबर 4। और इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, डायनेमिक्स ऑफ बॉडीज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, अब डायनेमिक्स बात करना। अभी तक हम लोग एनर्जी वाली सारी बातें कर चुके हैं, तो हम डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। तो यहां लिख दिया जाए डायनेमिक्स ऑफ बॉडीज, रिजिड बॉडीज बाय डिफॉल्ट, रिजिड ब्रैकेट में लिख देते हैं, रिजिड रोटेटिंग अबाउट a fixed axis. Fixed axis. I hope you understand this thing. ये बहुत डिफिकल्ट सा टॉपिक नहीं है, बस आपको जैसे अगर आपको याद हो अपने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा था, उसमें हम लोग ने डायनेमिक्स पढ़ने के लिए पहले लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, वैसे ही में डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज पढ़ने के लिए एंगुलर मोमेंटम पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट है, तो जिसका पहला टॉपिक आएगा वो आएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। इनफैक्ट एंगुलर मोमेंटम करने के लिए हमें में भी पहला पार्ट क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम तो निकालना है, बट हम लोग अभी पहले ऐसा करते हैं पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखना सीखते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है यार, ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। तो हमने क्या किया, मान लो एक पार्टिकल है, रैंडम सा पार्टिकल है, यहां पर मास m, मास का एक पार्टिकल है, इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, कुछ भी रैंडम डायरेक्शन में भी हो सकता है। और देखो जो भी एंगुलर वाली चीजें आती है ना बच्चों, जो भी एंगुलर वाली चीजें आएंगी, हमें ये चीज समझने की आवश्यकता है कि हर बार किसी न किसी पॉइंट के अबाउट होगा। तो लेट्स अज्यूम दैट पॉइंट इज, लेट्स अज्यूम दैट पॉइंट इज O। इस O पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है बच्चे, एक पार्टिकल है जो इस रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है और ये O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो हमने कहा जी कैसे करेंगे, एक वेक्टर R ड्रॉ कर लेते हैं यहां से यहां तक। ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम, जैसे हमने लीनियर मोमेंटम डिफाइन किया था m इंटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम, वैसे हमने एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया, इसको हम लोग L से बताते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट होगा। L अबाउट O इज इक्वल टू m R क्रॉस V। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम, तो वेक्टर में लिख दिया। एंड ये भी हमें ध्यान रखना है किस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकालने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, तो अब हमें ये बात तो समझ में आ चुकी है। तो अगली बात क्या समझेंगे हम लोग, अगली बात क्या होगी, इसको थोड़ा तोड़ते हैं, पहले इसका मॉडुलस लिखने की कोशिश करते हैं। मॉडुलस ऑफ L इज इक्वल टू m A क्रॉस B। क्या होता है, आई होप सबको तो पता होगा, आपने वेक्टर्स में कर रखा होगा। A क्रॉस B होता है आपका मॉड ऑफ R मॉड ऑफ V साइन थीटा। अब पहले ये भी समझ जाओ कि R क्या था, R एक बहुत पर्टिकुलर वेक्टर है। वेक्टर कहां से, अ वेक्टर फ्रॉम O टू द लोकेशन ऑफ पार्टिकल, अ वेक्टर फ्रॉम O टू लोकेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना भी आसान सा। तो जैसे मान लो आपको इस पार्टिकल का निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो आप क्या करोगे, यहां से एक एरो खींच दोगे, एक वेक्टर ड्रॉ कर दोगे, कहां से स्टार्ट होना चाहिए, जिस पॉइंट के ऊपर निकालना है से लेकर लोकेशन ऑफ द पार्टिकल तक एक वेक्टर है। और v क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है, जिधर की तरफ ये वेक्टर है। ठीक है, जैसे वेलोसिटी इधर की तरफ है तो इधर की तरफ का वेक्टर है। अब कहोगे भैया साइन थीटा क्या है, ये तो समझ आ गया, इसका मॉडुलस है, ये भी इसका मॉडुलस है। तो साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा मतलब एंगल है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन, हमेशा ध्यान रखना, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए और ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। करेक्ट, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, अगर हम एंगल की बात करेंगे
तो अगर हमें v वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए तो दोनों की टेल्स को मैच कर देते हैं। तो टेल क्या होगा, मैच करेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे डॉट डॉट करके बना लेते हैं क्योंकि ये वही r वेक्टर है, तो कुछ r वेक्टर जाके ऐसे होगा। तो ये जो एंगल होगा यही थीटा होगा। हमेशा एंगल क्या होगा, दोनों वेक्टर, जैसे v वेक्टर है, मैंने v वेक्टर को ऊपर की तरफ शिफ्ट करके दोनों की टेल्स को मैच किया। देखो ये दोनों की टेल्स मतलब r वेक्टर और v वेक्टर की टेल्स को, दोनों के बीच जो एंगल आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर। यहां तक तो आ रहा होगा सबको। तो इन्हीं दोनों के बीच का एंगल चाहिए, है ना। तो ये मॉडुलस आ गया। अच्छा, डायरेक्शन की बात करोगे तो डायरेक्शन किधर होता है बच्चे, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किधर होता है। अगर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो तुम्हें पता है क्रॉस प्रोडक्ट है। अब क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों, तो r क्रॉस v की डायरेक्शन में है ना, r क्रॉस v। तो ये r वेक्टर है और ये v वेक्टर है। अब r क्रॉस v या यू कैन से a क्रॉस b, आपको a क्रॉस b तो बहुत स्टैंडर्ड है। a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। आपने वेक्टर में आई एम श्योर पढ़ा होगा। तो a क्रॉस b में क्या होता है, a से b की तरफ राइट हैंड थंब को कर्ल करते हैं। तो अगर कर्ल करेंगे यहां पर r से कहां कर्ल करें, ये r है, और कर्ल मतलब राइट हैंड थंब को घुमाना है इस डायरेक्शन में। तो देखो किधर जा रहा है, थंब जिधर जाता है वही डायरेक्शन होता है। तो जो भी एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, जिधर r क्रॉस v होगा उधर ही l की डायरेक्शन होगी। m पॉजिटिव है, r क्रॉस v की डायरेक्शन में ही l होगा। करेक्ट है आपको। तो ये क्लियर है कि डायरेक्शन ऑफ, यहां लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ, यहां अच्छे से देख लो, लिख लो ये सारे पॉइंट ना। देखो जब भी हम लोग चीजों को पढ़ते हैं तो हमें फंडामेंटल्स अगर अच्छे से आ गए ना तो बच्चा मैं गारंटी देता हूं आपको चीजें 100% आ जाएगी। तो जब भी तुम कोई डेफिनेशन पढ़ो या कैसे मैं डिफाइन कर रहा हूं इसको देखना, मैं हमेशा बहुत फंडामेंटल तरीके से डिराइव करने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर रहे। तो डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर अबाउट ओ is always in the direction of वेक्टर r क्रॉस v। एज m इज पॉजिटिव, अगर m नेगेटिव होता तो उल्टा भी हो सकता था, लेकिन आपको पता है m हमेशा मास हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो r क्रॉस v कैसे निकालते हैं, जैसे a क्रॉस b मैंने आपको बताया। a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होती है, a क्रॉस b हमेशा a से b की तरफ कर्ल करना था। देन डायरेक्शन ऑफ थंब हमेशा डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b होता है। क्लियर है बातें यहाँ पे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, a क्रॉस b निकालना सबको आता है। तो अब ये सिचुएशन आ गई, तो मैंने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, अब ध्यान से समझना, मैंने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया। अब कहोगे भैया ये तो चलो फॉर्मूला वगैरह सारा पता चल चुका हमें, एंगुलर मोमेंटम m r क्रॉस b। बहुत सारे बच्चे कहते भाई ये कहां से, अरे भाई ये तो हमने डिफाइन किया ना, एंगुलर मोमेंटम ने ये डिफाइन किया। तो ये आपके लिए फैक्ट की तरह, ये आपके फैक्ट की तरह है, ठीक है, ऐसे सोच सकते हो। तो ये फैक्ट अब इसको याद कर लो, ठीक है, उसको डायरेक्टली यूज करना है। तो कैसे पता चलेगा कि हमने कैसे सीखा चीजों को, एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस अज्यूम वी हैव एक्स प्लेन, ठीक है बच्चों, एक्स प्लेन और दिस इज वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, यू कैन से एक्स वाई एक्सिस। यहां पर हमने थीटा एंगल पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया यू इनिशियल स्पीड से। ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, अगर आपको याद हो तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। और इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था वो उसको O मान लिया। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान पार्टिकल इस ट्रेजेक्टरी को हर पॉइंट पे फॉलो कर रहा होगा, यहां 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 टॉप मोस्ट पॉइंट, एंड देन इसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए ये ग्राउंड को टकरा गया होगा। करेक्ट है। तो आपको बताना है कि हमने बस इतना ही इंफॉर्मेशन देता है, आपको ज्यादा कुछ नहीं बताएगा। अब इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कहेगा फाइंड फाइंड, ध्यान से देखना, फाइंड, ये m मास का पार्टिकल था, ध्यान रखना इस बात को, m मास का पार्टिकल है। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल व्हेन पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट अबाउट O बताना है। तो देखो कितने अच्छे से आपसे पूछा, किस, क्योंकि आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसी न किसी पॉइंट के अबाउट होता है। करेक्ट है। तो इस पॉइंट के अबाउट पूछ रहा है आपसे, इस पॉइंट के अबाउट पूछ रहा है, ये है पॉइंट आपका, इस पॉइंट के अबाउट बताना है। और कब, जब ये हाईएस्ट पॉइंट में। अच्छी बात है। अच्छा ये बात तुम्हें शायद क्या पक्के से आई एम श्योर बताई गई होगी जब आपने 2D मोशन पढ़ा होगा। जब टॉप मोस्ट पॉइंट होता है तो आपके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है,
क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है? u cos थीटा। जैसे यहां पर कितना था? यहां पर भी u cos थीटा था। इनफैक्ट किसी भी पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होता है हमेशा सेम होता है, और वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज होके हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाता है। यहां पर वी वाई हम लोग जीरो बोल सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट का। कह रहा जब यहां पे पहुंचा है m मास का पार्टिकल, तो आपको o पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है। और एक बात प्लीज सारे बच्चे ध्यान से समझ लें, अभी मैं सिर्फ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखना आपको सिखा रहा हूं। एक पार्टिकल जो रैंडम डायरेक्शन में किसी स्पेस में कहीं पे मूव कर रहा है और किसी रैंडम पॉइंट को चूज करके उसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो हम कहेंगे जी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ, अगर वेक्टर में लिखना हो तो क्या होता है? फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? m r क्रॉस v। करेक्ट है, m r क्रॉस v। बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर अगर मैंने आपको r कैसे बताया था, किस पॉइंट के लिए बता रहा हूं? जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा था, वी हैव टू ड्रॉ अ वेक्टर, वी हैव टू ड्रॉ अ वेक्टर। ये रहा वेक्टर, ठीक है, ये रहा वेक्टर। एक वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया। हमेशा जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, वहां से एक वेक्टर स्टार्ट करो, और जहां पर उस इंस्टेंट पे पार्ट के लिए वहां तक एक वेक्टर ड्रॉ करो। तो ये आर वेक्टर हो गया, करेक्ट है। आपको अगर वेलोसिटी वेक्टर कितना है, तो दैट इज u cos थीटा, आपका u cos थीटा, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए तो मैं इस वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, इसको ऐसे करके, थोड़ा सा क्या मतलब आगे शिफ्ट कर दूंगा। क्यों किया शिफ्ट? समझना बात को, क्यों किया शिफ्ट? क्योंकि तुम्हें पता है कि हमें एंगल देखने के लिए दोनों की टेल्स को मैच करना पड़ेगा। तो ये थीटा हमने मान लिया, अगर ये थीटा है तो ये थीटा नहीं, इनफैक्ट इसको हम लोग थीटा नहीं बोलते, अल्फा बोल देते हैं। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये अल्फा है तो मैंने एक यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि इस इंस्टेंट पे जो u cos थीटा और r के बीच का एंगल होगा वही मैटर करता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अभी हम सिर्फ मॉडुलस निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमने कहा जी इसको ब्रेक कर देते हैं, एंड दैट इज m mod r plus mod v sin theta, where theta is angle between vector r and vector r and vector v, ठीक है। वेक्टर r और वेक्टर v के बीच का एंगल है, अच्छी बात है। m हो गया, ये r कितना हो गया? अब देखो हाईएस्ट पॉइंट पे है तो ये पॉइंट h हो जाता है, और एकदम ये वाला जो पॉइंट होता है मिड पॉइंट होता है, r/2 लिख सकते हैं। तो जो ये वाली लेंथ होगी इसका मॉडुलस की बात करेंगे तो रूट ओवर r²/4 प्लस h² आएगा। तो अगर हमने मॉडुलस r की बात किया तो दैट इज रूट ओवर h² प्लस r²/4, और इसी इंस्टेंट पे दोनों के बीच दोनों के बीच के एंगल ने भी, पहले वेलोसिटी वेक्टर के मॉडुलस को लिख देते हैं, तो दैट इज वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ है जिसका मॉडुलस u cos थीटा है, u cos थीटा। m हो गया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, m हो गया इनटू जो भी r वेक्टर था उसका मॉडुलस ले लिया, एंड देन v वेक्टर उसका मॉडुलस ले लिया, एंड देन दोनों के बीच का एंगल मैटर कर रहा है। तो आपने वेलोसिटी वेक्टर भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, अब बचा दोनों के बीच का एंगल, दैट इज साइन, और एंगल कितना है? अल्फा है, ये देखो अल्फा। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर और r वेक्टर के बीच जो एंगल है वो अल्फा है, तो साइन अल्फा लिख सकते हैं, साइन अल्फा लिख सकते हैं, करेक्ट है। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं, m इंटू रूट ओवर h² प्लस r²/4 इंटू u cos थीटा, है ना भाई, u cos थीटा इंटू साइन अल्फा। अब साइन अल्फा बच्चों क्या होगा? देखो अगर इस ट्राइंगल में देखने की बात करेंगे, इस ट्राइंगल में, तो जो साइन अल्फा होगा होगा परपेंडिकुलर विच इज दिस लाइन अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? h। अल्फा यहां इससे बनता ना, ये वाला आपका अल्फा, तो ये भी आपका अल्फा होगा, है ना। आई होप ये दिख रहा होगा सबको। h अपॉन रूट ओवर h² प्लस r²/4, तो ये और ये कट गया, ठीक है। तो mu cos थीटा into h is going to be angular momentum of the particle about O, and this is actually modulus, this is modulus, ये आपका मॉडुलस, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये मॉडुलस है, करेक्ट। तो ये मॉडुलस है। ये बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया डायरेक्शन तो बता दो, डायरेक्शन कैसे छोड़ सकते हैं? यस बिल्कुल, डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम को बिना डायरेक्शन के हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा मॉडुलस और डायरेक्शन दोनों ही मैटर करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो डायरेक्शन होता है हमेशा r क्रॉस v की डायरेक्शन में होता है, तो r बेटा इधर की तरफ है आपका, और v विच इज u cos इधर, अगर इधर की तरफ है,
अब क्या करेंगे, आर क्रॉस वी करने की कोशिश करते हैं। अगर हम आर क्रॉस वी करने की कोशिश करेंगे तो देखो किधर घूम रहा है, देखो अगर राइट हैंड थंब को इसी पे रखो, राइट हैंड थंब को इसको कर्ल करो, आर वेक्टर से कर्ल करो राइट हैंड थंब को, तो कर्ल होकर किधर जाएगा, क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है देखो, तो इसका मतलब थंब किधर जा रहा है, जिधर थंब होता है वही आपका ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, इनटू द प्लेन। तो जिसका एंगुलर मोमेंटम वो इनटू द प्लेन है। अब इनटू द प्लेन आपका अगर माइनस के है तो माइनस के होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हालांकि यहाँ पर एक्स वाई देख के लग रहा है कि माइनस के इनटू द प्लेन होगा। क्लियर है बातें? तो ये इनटू द प्लेन होगा। डायरेक्शन किधर है, इनटू द प्लेन। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इनटू द प्लेन। सम टाइम वी कॉल इट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज भी बोल देते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब ही इनटू द प्लेन होता है। इस बात को प्लीज ध्यान से याद रखेंगे। तो देखो कितनी आसानी से मैंने निकाल दिया, एम यू कॉस थीटा इंटू एच। आपको एम पता, अच्छा एच की वैल्यू कहेंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं पता। अरे भाई एच तो हमेशा पता होता ना। एच क्या होता है, एच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये इसकी वैल्यू अगर हम यहां डालेंगे तो वी विल बी गेटिंग दी एग्जैक्ट आंसर जो भी इस क्वेश्चन के डिमांड है। थीटा तो हमें दिया ही था, हमें अल्फा नहीं पता था ना। अल्फा तो देखो, अल्फा तुम्हारा जैसे अगर मान लो यहां पर आ गया तो अल्फा बदल जाएगा, है ना। अल्फा ये हो जाएगा, ये होगा वेलोसिटी वेक्टर, इधर कुछ होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो आपका अल्फा हो जाएगा। करेक्ट है। अल्फा इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रहा है। इनफैक्ट अभी हम लोग इसको ये भी देखेंगे, इंक्रीजिंग एंगुलर मोमेंटम है, डिक्रीजिंग एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो लेकिन देखो अब जो मैंने आपको बताया इसको समझने का एक और तरीका हो सकता था। वो एक तरीका और क्या मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। अगर तुम्हें पता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, हमें ओ के अबाउट निकालना है। एक वेक्टर ये होता है आर क्रॉस वी। अब मैंने देखो क्या किया, हमें पता है इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एम आर वी साइन थीटा। तो अगर इसको थोड़ा और अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा एम मॉड वी मॉड आर साइन थीटा। तो इस मॉड आर साइन थीटा को हम लोग कुछ पर्टिकुलर वैल्यू लिख सकते हैं। पर्टिकुलर वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा अलग लिख देता हूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एम मॉड ऑफ वी मॉड ऑफ आर साइन थीटा। बच्चों मॉड ऑफ आर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैं यहां पर एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल दूं, कहां से परपेंडिकुलर डाला, जैसे मान लो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ऐसे करके एक्सटेंड कर दिया, और इसी लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अच्छा चलो परपेंडिकुलर यहां से डाल देते हैं, ओ से डाल देते हैं, ओ से डालेंगे ज्यादा बेटर फील आएगी, यहां से डाल देते हैं। ये हो गया आर परपेंडिकुलर। इफ दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी थीटा, एंड इफ दिस इज गोइंग टू बी थीटा एंड दिस इज गोइंग टू बी मॉड आर, तो जो एक्चुअल में आर परपेंडिकुलर है वो है मॉड आर साइन थीटा। अगर आपको रियलाइज हो रहा है तो आर परपेंडिकुलर जो मैंने बोला, वेलोसिटी वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर लेंथ बनाई है, वेलोसिटी वेक्टर पर जो परपेंडिकुलर लेंथ बनाई है, दैट इज आर परपेंडिकुलर। और आर परपेंडिकुलर क्या है आपका, ध्यान से समझना, आर परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली है, ये वाली। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर लेंथ ऑन लाइन ऑफ वेलोसिटी, लाइन ऑफ वेलोसिटी, जिधर लाइन ऑफ वेलोसिटी है ना। तो अगर हम लाइन ऑफ वेलोसिटी को एक्सटेंड करते हैं तो ओ पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डालना है। किस पॉइंट से डालोगे बच्चों, ओ पॉइंट से। जिस पॉइंट के बाद आप एंगुलर मोमेंटम निकालो तो ये परपेंडिकुलर आपका, जैसे मान लो वेलोसिटी इधर होती ना, इधर होती, तो मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, फिर इस पे परपेंडिकुलर डालता। हालांकि अभी तो वेलोसिटी ऐसे है तो आपका परपेंडिकुलर भी आसान, इसको एक्सटेंड करो, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर अच्छा बहुत सारे बच्चे भैया ये कैसे पता आपको कि ये आर परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आर साइन थीटा, अरे भाई ये तो आसान सा है। ये ट्राइंगल हो गया, कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हो गया, और साइन थीटा इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर अपॉन मॉडुलस आर। ठीक है, तो आर परपेंडिकुलर अपॉन मॉडुलस आर इक्वल्स टू साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आर साइन थीटा इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर। तो देखो हमें फायदा क्या हुआ कि हम एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, कि हम एम वी ध्यान से देखना, एम मॉड वी इंटू आर साइन थीटा को एम आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। मतलब इनफैक्ट एम को तो एम ही लिख देते हैं और मॉडुलस वी को तो वी भी लिख सकते हैं, इनटू आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। इनटू है, ये क्रॉस नहीं है, इनटू आर परपेंडिकुलर लिख देंगे। एंड दिस परपेंडिकुलर इज वेरी पर्टिकुलर। ये परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ध्यान से समझना, फ्रॉम ओ टू लाइन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, लाइन ऑफ वेलोसिटी में। तो ये जो मैं चीजें मार्क कर रहा हूं ना, आपको बहुत अच्छे से याद होगी, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मतलब अगर आप सीधा मॉडुलस निकालना चाहते हो तो जैसे ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, अब इसको एक्सटेंड करो और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ लो, एंड देन वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी का मॉडुलस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधा आपको सेम वैल्यू मिलेगा। तो भैया कैसे पता, यहां वेरीफाई कर लेते हैं। देखो कैसे वेरीफाई करते हैं,
लेट्स कॉपी दिस थिंग, यहां से कॉपी कर लेते हैं तो अपने आप आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सो कॉपी कर लेते हैं, देखो ठीक है, तो यहां रख लेते हैं। अब इससे डायरेक्टली निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहां डायरेक्टली निकालेंगे कैसे, डायरेक्ट मेथड इसे बोलते हैं। डायरेक्ट मतलब जो अभी बताया डायरेक्ट मेथड, एंड दैट इज किसी भी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है अबाउट ओ, दैट इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जैसे तुम्हें दिख रहा है हमें ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इस ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और इस जब इस इंस्टेंट में पार्टिकल था, इस इंस्टेंट में निकालना था अबाउट ओ, हमने कहा वेलोसिटी लाइन को एक्सटेंड कर दो। देखो ये वेलोसिटी लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया ऐसे करके। अब ओ से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो बच्चा क्या होगा बताओ, ओ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी एच ओनली, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर लाइन थी है। तो हम क्या करेंगे, एल ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ इक्वल्स टू मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे कितना है, यू कॉस थीटा। आप रियलाइज कर पा रहे होगे यू कॉस थीटा है, तो यू कॉस थीटा ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है इनटू परपेंडिकुलर हाइट दैट एच। हमेशा ध्यान रखना है परपेंडिकुलर किस पे डालना, एक लाइन ऑफ वेलोसिटी को एक्सटेंड करो और फ्रॉम ओ डाल दो। करेक्ट, तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई। एंगुलर मोमेंटम इस इंस्टेंट पे देखो एम यू कॉस थीटा इनटू एच आ रहा है। क्या यही आ रहा था इतना लंबा सोच रहे थे जो हम, यस देखो यहां पर भी सेम आ रहा था, जो बेसिक मेथड से किया था क्रॉस करके सॉल्व उससे भी सेम ही आ रहा था, और जब हमने डायरेक्टली किया तो उससे भी सेम आ रहा है। तो डायरेक्ट मेथड हमेशा यूजफुल है, डायरेक्ट मेथड हमेशा यूजफुल है। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हमें डायरेक्ट मेथड बहुत अच्छे से आ रहा है। एंगुलर मोमेंटम सबको निकालना आ चुका होगा, आई एम श्योर ये सबको आ रहा होगा। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पर एक थॉट जनरलाइज कर सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, तो स्पेशल नोट डाल देते हैं। स्पेशल नोट बच्चों बहुत बार पूछता है और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि क्या हुआ भैया कैसे डायरेक्टली लिख दिया। जैसे मान लो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये रहा एक्स, ये रहा वाई। अब मान लो ये पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा चल रहा है ऐसे यू स्पीड से, और ये डिस्टेंस दे रखा है डी, ठीक है, और ये पार्टिकल का मास m है। मतलब ये पार्टिकल हमेशा, ये m मास का पार्टिकल इज ऑलवेज मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल। लिख देता हूं, पार्टिकल इज ऑलवेज मूविंग अलोंग horizontal, always horizontal with constant speed, then find angular momentum of particle about o बच्चों। ठीक है, तो अब देखो फंडा क्या है, अगर मुझे इस पॉइंट के अबाउट डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम चाहिए, मैं क्या लिखूंगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ दैट इज गोइंग टू बी एम वी आर परपेंडिकुलर। अच्छा बहुत सारे बच्चे में डायरेक्ट मेथड है क्या, डायरेक्ट मेथड डायरेक्शन के लिए, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, सीधा आपको डायरेक्शन के लिए यूज सेम मेथड, डायरेक्शन के लिए सेम मेथड मतलब आर क्रॉस वी की डायरेक्शन मेथड। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे उसमें निकाल तो यहां पर भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज आएगा, और आप इसे इनटू द प्लेन बोल सकते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से कि मैं क्या बोल रहा हूं, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और अब देखो बच्चों मैं बहुत इंकरेज करता हूं डाउट पूछने के लिए। अगर आपको जितने डाउट है पूछो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल ट्राई टू आंसर एवरी सिंगल डाउट, बट बी स्पेसिफिक अबाउट योर डाउट्स। नॉट लाइक कि भाई वापस से समझाओ, ये कोई डाउट थोड़ी होता है कि वापस से समझाओ। आपको डाउट है, आप अगर देखो अगर आप लेक्चर को समझ रहे होगे तो आपको दिखेगा भैया आपने ना यहाँ पर कुछ आर परपेंडिकुलर चूज किया था, तो कैसे चूज किया था आपने आर परपेंडिकुलर, फिर से बता दो, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन फिर से बता दो तो नहीं समझ में आता है, दोबारा का पूरा लेक्चर है ना, तो आप उसको थोड़ा स्पेसिफिक रखना। तो यहां पर हमने क्या किया, देखो अब आपको समझ में आ गया डायरेक्शन के लिए सेम मेथड यूज करना, और मॉडुलस के लिए आप सीधा एम वी आर परपेंडिकुलर यूज कर सकते हो। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालना तो मास कितना है, m है, और v कितना है, v इज u, ये तो हमेशा सेम है। अगर मैं r परपेंडिकुलर निकालना हमारे लिए चैलेंज है, तो आप क्या करते हो, हमेशा इस लाइन को एक्सटेंड करते हो, जो वेलोसिटी लाइन है, जैसे वेलोसिटी की लाइन ये वेलोसिटी लाइन है, इसी को एक्सटेंड कर दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिधर उसी की लॉन्ग स्ट्रेट लाइन बना दो ऐसे, एंड o पॉइंट से निकालना चाहते हो, o पॉइंट के अबाउट, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, है ना, ये d हो गया। तो यही आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r परपेंडिकुलर एक्चुअल में d है, d। अच्छा तुम्हें पता अगर आगे भी पहुंच जाता, यहां भी पहुंच जाता या पीछे भी होता, अगर यहां पे भी होता u से जा रहा था और यहां पे भी होता u से जा रहा था, तो भी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी क्या आती, सेम आती। तो इसका मतलब इस वाले केस में
angular momentum of particle is always constant. Angular momentum in this case is constant. In fact, आप चाहे डायरेक्शन देख लो चाहे मॉडुलस देख लो, दोनों ही केस में सेम है, क्योंकि देखो अगर आप r बनाओगे तो r ऐसे होगा और ये आपका v, अब इधर की तरफ कर्ल करोगे तो इनटू द प्लेन आएगा, तो इसमें इनटू द प्लेन ही हमेशा रहेगा, MUD इनटू द प्लेन, और यू कैन से क्लॉकवाइज, जो मर्जी कह दो। अच्छा, जो मर्जी तो नहीं, जो ऑप्शन में दिया होगा उसके हिसाब से करना। MUD क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, MUD इनटू द प्लेन और यू कैन से क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम होगा। तो देखो कई बार ऐसे पूछता है, इसमें ऑप्शन बना देता है, ऐसी सिचुएशन दे देगा, तो कहता है भाई ये बताओ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल जब यहां पहुंचा है यहां पर, और क्या होगा, और क्या थ्रू आउट द मोशन ही कांस्टेंट रहने वाला है, ऐसे करके मल्टीपल ऑप्शन बना देता है। तो आपको आपके लिए एक एडवांस क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है, और इसमें बहुत पूछता रहता है, बार बार पूछता रहता है, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको शॉर्टकट मेथड भी आ चुका है, डायरेक्ट मेथड भी आ चुका है, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड एंड बेसिक मेथड भी आ चुका है ना, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो इसको आप दोनों मेथड से, आपने दोनों मेथड से क्वेश्चन को निकाल लिया है। अब हमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल निकालना आ चुका है। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल निकालना था तो हम थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। देखो अगर एनालिसिस करते हैं तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो यहां पर पार्टिकल था, इधर की तरफ v स्पीड से जा रहा था, आपको O पॉइंट के अबाउट निकालना है, और ये वेक्टर एक r बन गया। एंगुलर मोमेंटम बच्चों क्या होता था, L ऑफ द पार्टिकल अबाउट O, दैट इज गोइंग टू बी मास ऑफ द पार्टिकल विच इज m इनटू वेक्टर फॉर्म लिखा r क्रॉस v। अब अगर आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल लिखना आता है, अब ध्यान से समझना, अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल लिखना आता है, ठीक है, तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, जैसे लीनियर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, लीनियर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज फोर्स, वैसे ही एनालॉगस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का भी जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा टॉर्क होता है, उसी सर्टेन पॉइंट के अबाउट, जिस सर्टेन पॉइंट के अबाउट आपने एंगुलर मोमेंटम निकाला है, ठीक है। तो इसी को एक्चुअल में न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं, यही है डायनेमिक्स, दिस इज ऑल अबाउट डायनेमिक्स। देखो कैसे समझना, पहले हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, फिर हम डायनेमिक्स की तरफ कैसे बढ़ गए हैं, तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हम एक्चुअल में जो जिसकी तैयारी कर रहे थे वो था न्यूटन्स सेकंड लॉ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेकंड लॉ, न्यूटन ने ही सब कुछ इधर किया था, मतलब इस एक्चुअली इस पूरी फिजिक्स जो मैकेनिक्स है ना, इसको न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सा है ये कहानी, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन, है ना, बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि कोई लॉ एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज व्हाट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल या बॉडी, जो भी पता आपको, अबाउट सर्टेन पॉइंट इज गोइंग टू बी टॉर्क अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो जो भी डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा वही आपका टॉर्क अबाउट उस पर्टिकुलर पॉइंट भी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है ना ये बात। तो इसी को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो देखो टॉर्क अबाउट ओ जो होगा वो क्या होगा, तो देखो डी बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या होता है, एम आर, देखो ऐसे एम आर क्रॉस वी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, अब आपको मास तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा बच्चों, तो डी बाई डी टी। अब देखो उसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से होता है, प्रोडक्ट रूल याद आपको, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, 11th में आप लोग तो थोड़ा बहुत आप लोगों को एक बार कंफ्यूजन होती है। जैसे मान लो u इंटू वी वाई इक्वल टू यू इंटू वी है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, करेक्ट है, ये होता है प्रोडक्ट रूल, हमेशा प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं। तो प्लीज इस रूल को याद रखो, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। ये आई थिंक बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है वो भी सीख लो, डिफरेंशिएशन के बिना तो फिजिक्स कहां पढ़ पाओगे तुम। तो देखो मास बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ, क्या करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ हम लोग पहले ऐसे देखते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, एम बाहर लिया, आर क्रॉस डी बाई, अब ये क्रॉस तो क्रॉस ही रखेगा, क्रॉस को भी मैंने तोड़ा नहीं, आर क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ, आर क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ वी प्लस, ध्यान से देखना, डी बाई डी आर बाई डी टी क्रॉस वी। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। हमेशा मैंने तुम्हें पता है क्या स्पेशल सी चीज क्या की है, अगर मान लो ए क्रॉस बी है तो मैंने पहले
आर किया, फिर इसको अगर इसको आगे पीछे कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लो ये पहले डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इसके साथ क्रॉस अलग लगा, तो डायरेक्शन एक्चुअली आप चेंज कर देते हो, तो इस चीज को नहीं करेंगे। तो देखो आर क्रॉस, ये क्रॉस बना रहेगा, क्रॉस डी बाई डी टी, ये डी टी है, ठीक है, ऑफ वी वेक्टर प्लस, फिर जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसको राइट में ही रख के ही क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, ठीक है, ये प्लीज ध्यान रखना। तो हो जाएगा एम आर क्रॉस डीवी बाई डी टी का होता है ए एक्सीलरेशन वेक्टर प्लस dr बाई dt का होता है वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस, ठीक है। तो अच्छा वेलोसिटी सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ अगर क्रॉस लेते हैं तो दोनों के बीच एंगल जीरो होता है, तो ये हमेशा जीरो हो जाता है, आपको पता ही होगा ये बात। तो टॉर्क अबाउट ओ वेक्टर में अगर देखेंगे, है ना, तो दैट इज गोइंग टू बी एम, एम को अंदर ले सकते हैं हम लोग अब, आर क्रॉस एम ए वेक्टर, और एम ए वेक्टर क्या होता है बच्चों, एम ए वेक्टर इज फोर्स, आर क्रॉस एफ हो जाता है। तो देखो ये चीज हालांकि आपको पहले से भी पता थी, और जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए मैंने प्रूफ कर दिया कि जो टॉर्क होता है बच्चों, टॉर्क ऑफ द पार्टिकल अबाउट सर्टेन पॉइंट, दैट इज गोइंग टू बी आर क्रॉस एफ, है ना। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो मॉड आर मॉड एफ साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो, ध्यान से समझना, अगर मान लो अपने पास कोई रैंडम सी बॉडी है, अब इस पे कोई फोर्स लग रहा है एफ, और हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क अबाउट ओ इज गोइंग टू बी आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं हम लोग, करेक्ट है। आप कहोगे भैया आर क्या है, एफ तो दिख रहा है वेक्टर है, आर क्या होता है, आर इज अ वेक्टर फ्रॉम ओ टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, दिस इज आर, आर इज अ वेक्टर, मैं लिख देता हूं, आर इज अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओ टू द point of application of force, जहां पर फोर्स लग रहा है वहां तक का वेक्टर ले लो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ चुकी है आपको। तो ऐसे भी कर सकते हो, या इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे, अब दोनों के बीच के एंगल की बात करोगे तो या तो दोनों के हेड्स को मिला दो तो भी उनके बीच का जो एंगल होता है, या दोनों के बीच के टेल्स को मिला दो तो भी वो एंगल हो जाता है। तो ये दोनों के बीच का एंगल होगा थीटा, करेक्ट है, ये थीटा एंगल हो गया। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। अब ये थीटा है, तो मैंने क्या किया, देखो फोर्स लाइन को थोड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो टॉर्क अबाउट ओ इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ एफ साइन थीटा भी होता है मॉडुलस के फॉर्म में, देखेंगे आर तो आपको समझ में आ चुका है, और जो आर का मॉडुलस होगा वो मॉड आर होगा, और जो एफ का मॉडुलस होगा मॉड एफ होगा। तो थीटा क्या बच्चों, थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ठीक है, आर एंड एफ वेक्टर। तो अब यहां पर देखो ये थीटा हो गया, तो मैंने इस वाले फोर्स लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, जो परपेंडिकुलर यहां पे निकलता है, हर जगह परपेंडिकुलर अपने हिसाब से डिफाइन होता है। तो अगर ये हो गया अपना थीटा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, करेक्ट है। स्ट्रेट लाइन के हिसाब से देखेंगे तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और मैंने इस पॉइंट से इस फोर्स लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये हो गया आर परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा ये 180 माइनस थीटा है, तो दिस इज गोइंग टू बी थीटा, करेक्ट। क्लियर है ना बातें। ये अगर ये थीटा नहीं होगा, इनफैक्ट ये अगर 180 माइनस थीटा, चलो ये इसी को 180 माइनस थीटा लेते हैं, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन 180 माइनस थीटा कर लेते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर, एंड दैट इज दिस वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी, तो दिस इज आर परपेंडिकुलर, करेक्ट, अपॉन इसका मॉडुलस हाइपोटेन्यूज विच इज आर। आर परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, मैं पहले ही बता चुका आपको, तो आर साइन थीटा। एक्चुअल में जो आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा दिख रहा है आपको, इसको आर साइन थीटा बोल सकते हैं। इसकी जगह पर हम लोग टॉर्क अबाउट ओ का जो मॉडुलस है वो एक्चुअल में आर परपेंडिकुलर इंटू एफ भी बोल देंगे, सीधा मॉडुलस, क्क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, तो आर इंटू एफ भी बोल सकते हैं। अगर आर परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ मतलब जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना चाहते हैं, टू दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू दी लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मुझे पता आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है क्योंकि मैंने बहुत सारी लैंग्वेज यूज करी, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो जैसे मान लो ये आपका एक बॉडी है रैंडम सी कुछ, ठीक है, ये मान लो एक रैंडम सी बॉडी है, करेक्ट, ये हमने एक रैंडम सी बॉडी मान ली। अब इस रैंडम सी बॉडी पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है एफ। अब मैं कह रहा हूं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, तो आप कहोगे भैया
ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस L और ये रहा फोर्स की लाइन। तो मैं बोलूंगा टॉर्क अबाउट O इज इक्वल टू क्या होगा, R परपेंडिकुलर विच इज L इंटू फोर्स, ये मल्टीप्लीकेशन है, LF हो जाएगा। ये ध्यान से लेना, LF इज द टॉर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स, टॉर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स, ध्यान से देखना, टॉर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स अबाउट O पॉइंट। तो दैट इज सीधा सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन फोर्स लाइन लगा के हम लोग कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, नॉट सो वेरी डिफिकल्ट। अच्छा ध्यान से देखना, अभी डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ O, ध्यान रखना इस बात को, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अबाउट O इज ऑलवेज in the direction of r cross f vector, I hope you understand। r cross f कैसे निकालेंगे, जैसे हमने r cross v निकाला था वैसे ही r cross f निकल जाएगा। r वेक्टर लो, जैसे यहां पर ध्यान से देखोगे r वेक्टर की तरह, r वेक्टर इधर की तरफ है, f वेक्टर इधर की तरफ है, इसको घुमाओगे तो क्लॉकवाइज जाएगा, इसका मतलब ये भी इनटू द प्लेन होगा। इस वाले केस में देखो r वेक्टर इधर की तरफ है, f इधर की तरफ है, ये r है और ये f है। अब क्लॉकवाइज घुमाओ, r से f की तरफ कर्ल करो, तो जितना डायरेक्शन होगा वही आपका टॉर्क की डायरेक्शन होगा। आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी बातें, ठीक है। तो ठीक है, तो टॉर्क अबाउट O इक्वल टू LF आ गया, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली निकालना आ गया। अच्छा, ये मैंने आपको इसलिए डायरेक्टली बताया, देखो अगर न्यूटन सेकंड ऑफ रोटेशन देखने की कोशिश करें तो जैसे अब इसको क्वेश्चन में कैसे पूछता है कई बार, तो क्वेश्चन में बहुत आसान होता है ये, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों ने पहले भी इसको कर रखा होगा, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे इसको वेक्टर में भी पढ़ लेते हैं, बट जिन्होंने नहीं किया वो बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि टॉर्क ऐसी चीज है जो इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। तो अगर देखो एक्स वाई प्लेन है, फिर से एक्स वाई प्लेन, हमने एक पार्टिकल को फिर से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर, इनिशियल स्पीड कितनी थी u, जिसका मास क्या था m। अब कह रहा बच्चों जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, ऐसे करके प्रोजेक्टाइल हुआ होगा, तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया m मास, तो कह रहा जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो फाइंड टॉर्क ऑफ द पार्टिकल अबाउट O, फाइंड टॉर्क acting on particle due to force। अब फोर्स की वजह से टॉर्क ऑब्वियसली निकलेगा, तो बेटा ये बताया मुझे आप लोग किस पे कितने फोर्स लग रहे हैं। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों, तो सिर्फ इस पे एक ही फोर्स लगा विच इज डाउनवर्ड, एंड दैट इज mg, ठीक है। अब कह रहा है कि टॉर्क बताओ, ठीक है। तो टॉर्क बताने के लिए आप क्या करोगे, जो टॉर्क ऑफ द पार्टिकल अबाउट O है, टॉर्क ऑफ द पार्टिकल अबाउट O, उसका मॉडुलस क्या होता है, r परपेंडिकुलर इनटू f। आप कहोगे भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, तो फोर्स लाइन को बच्चा एक्सपेंड करो और यहां पर परपेंडिकुलर लेंथ डालो, ये फोर्स लाइन, हमेशा फोर्स लाइन को बढ़ाओ और O पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लेंथ डालो। परपेंडिकुलर लेंथ समझ आता है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आप ये वाली लेंथ लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ी लेंथ, ये लोगे तो ये भी गलत होगी, ये लोगे तो भी गलत होगी, ये लोगे तो भी गलत होगी। एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, एंड दिस एक्चुअली हाईएस्ट पॉइंट के हिसाब से ये r/2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट जब ये होता है तो ये लेंथ कितनी हो जाती है, r/2। तो सीधा लिख सकते हैं r/2 इंटू फोर्स का मैग्नीट्यूड विच इज mg, ये हो जाएगा mg इंटू r/2, ये मॉडुलस ऑफ टॉर्क ऑफ द पार्टिकल अबाउट O है, करेक्ट है। अब डायरेक्शन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, तो कैसे देखोगे बच्चों, एक यहां पर r वेक्टर ड्रॉ कर लो, ये r वेक्टर एक्सटेंड करोगे इधर जाएगा, फोर्स वेक्टर इधर की तरफ है, ये r वेक्टर है, ये mg वेक्टर है। अब इसको कर्ल करोगे तो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज का सीधा मतलब होता है इनटू द प्लेन, मैं आपको बता चुका हूं, क्लॉकवाइज मतलब इनटू द प्लेन, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउट ऑफ प्लेन, लो जी सब कुछ आ गया समझ में आपको। तो ये आपको टॉर्क आ गया। तो ये एक्चुअल में तुम ध्यान से देखोगे तो क्या है, ये रहा आर वेक्टर, ये रहा mg वेक्टर, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो दोनों के बीच का एंगल दिख गया। जैसे दोनों के बीच का एंगल दिखेगा आप कर्ल कर लेना, दोनों के बीच में एंगल वाला लोकेशन बना के ही कर्ल करना, मतलब दोनों के टेल्स को मैच करने के बाद ही कर्ल कर सकते हो। एक आर इधर जा रहा है और mg इधर जा रहा है, तो कर्ल करेंगे तो क्लॉकवाइज, इट मींस इनटू द प्लेन, करेक्ट है। mgr/2 मैं लिख सकता हूं, क्लॉकवाइज लिख सकता हूं, और इनटू द प्लेन, करेक्ट है। अच्छा, इसी में जैसे ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन भी तो पूछ सकता हूं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या होगा, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अबाउट O just before hitting the ground, find torque acting on particle about O just before hitting the ground,
ग्राउंड। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है बच्चों। तो जब अगर तुम इस चीज को देखोगे ध्यान से, मैं फिर से फिगर बना लेता हूं, तो जब देखोगे तुम इस चीज को, ये देखो एक्स वाई प्लेन बन गया आपका, एक्स वाई प्लेन, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, और ये रहा आपका प्रोजेक्टाइल। अब जब ये प्रोजेक्टाइल हो रहा बच्चों, देखो ये प्रोजेक्टाइल होगा, तो जब यहां पहुंचा होगा जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, यहां पार्टिकल होगा। अब बता सकते हो इधर फोर्स किधर लग रहा है, जस्ट बिफोर, अभी हिट नहीं किया, हिट करने वाला है, तो नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो जो फोर्स लाइन है बच्चों ना, ये आपकी फोर्स लाइन ये है फोर्स लाइन, ये। अब आपका पॉइंट क्या है, ये ओ है, तो टॉर्क अबाउट ओ क्या होता है, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, क्रॉस नहीं है, इंटू है, ठीक है, आर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर कितना बच्चा हो गया, यहां पे इस लाइन पे यहां से परपेंडिकुलर डालो, दिस इज आर, जस्ट बिफोर हिटिंग, तो ये आर होगा ना, ये आर हो गया, ये देखो ये आर हो गया, ये आर इंटू फोर्स दैट इज एम जी, एम जी आर हो गया, एम जी आर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अबाउट ओ acting on the particle. And one more thing which is very very important, and that is direction of the torque. तो अगर आप r देखोगे तो r ऐसे जा रहा होगा, mg इधर आ रहा होगा, अब इसे क्लॉकवाइज घुमा दो ना, देखो r से f की तरफ क्लॉकवाइज घुमा दो तो किधर जा रहा है, देखो ये इनटू द प्लेन, क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब इनटू द प्लेन। यू कैन यूज योर राइट हैंड थंब, तो मतलब आपको अपने राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करना फ्रॉम r टू f, है ना, r टू f, जिधर थंब जाता है वही डायरेक्शन होता है, तो r इधर की तरफ है देखो, F मतलब mg नीचे की तरफ है, कर्ल करो इनटू द प्लेन, mgr इनटू द प्लेन हो गया। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी आती होंगी चीजें ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको वेक्टर्स में ही सीख लेते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, करेक्ट है। एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, देखो अगर आपको टॉर्क निकालना आ चुका है, अभी मैंने टॉर्क का बिल्कुल फंडामेंटल फॉर्मूला देखा, आर परपेंडिकुलर टॉर्क एक्टिंग ऑन एनी बॉडी ड्यू टू फोर्स, वो निकाल लिया हमने अबाउट सर्टेन पॉइंट। अगर मैं टॉर्क आ गया ना, तो इसके पहले जो हमने सीखा था, बेसिकली हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल सीखा था। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल निकाल सकते हो, तो हम दूसरा चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडीज, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडीज, ये भी निकाल लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडीज कैसे निकालते हैं बच्चों, बहुत आसान होता है, आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडीज। लेकिन हम एक्चुअल में अभी सारी बॉडीज का सारे पॉइंट अबाउट नहीं निकालेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडीज किसके अबाउट निकालेंगे, अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस के बॉडी अभी निकालेंगे, हर पॉइंट अबाउट अभी हम नहीं निकाल सकते। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल हम किसी भी पॉइंट अबाउट निकाल सकते हैं, लेकिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडीज सिर्फ फिक्स पॉइंट अबाउट मैं अभी आपको निकालना सिखा रहा हूं। अगर उस बॉडी के हर एक पॉइंट अबाउट निकालना तो आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो जैसे मान लो बॉडी है और ये रहा आपका फिक्स पॉइंट, हमने यहां पर फिक्स कर दिया, ठीक है, और ये मान लो इस इंस्टेंट पे इसका ओमेगा दिया हुआ है और इसका मास m और लेंथ l दिया है, ठीक है, मतलब ये रॉड वर्टिकल प्लेन में ओमेगा से इस इंस्टेंट पे रोटेट करा, मैं बोलूं फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट o पॉइंट, अबाउट फिक्स पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम विच इज l से लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट o निकालना है, करेक्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट o, एंड अबाउट o मतलब इसको मैं फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, FAR बोल देता हूं, है ना, ये निकालना है बेसिकली। तो देखो अगर हमें एक पार्टिकल का लिखना आता है तो हम बाकी सारा लिख सकते हैं। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसे वेक्टर में डायरेक्शन के साथ लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों बहुत आसान सी बात है, जैसे पूरी बॉडी का लिखना है, तो ये पूरी बॉडी एक्चुअली बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो अगर हम किसी एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिख पाते हैं और ये कंटिन्यूअस बॉडी है, तो हम इंटीग्रेट करके डायरेक्शन के साथ, ऑब्वियसली डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। हमने कहा ऐसा करते बच्चों, यहां से x दूरी पर एक छोटा सा पार्टिकल ले लेते हैं dx लेंथ का, जिसका मास dm होगा। अब इसका डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका डायरेक्शन बच्चों किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेलोसिटी, एंड दैट इज गोइंग टू बी x इनटू ओमेगा। ये तो मैं आपको लेक्चर 1 में ही सिखा चुका हूं कि वेलोसिटी, रोटेटिंग बॉडी का वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। देखो ओमेगा तो सबका सेम होता है, बट वेलोसिटी सबका अलग अलग होता है, वो हम कैसे निकालते हैं, r परपेंडिकुलर इनटू ओमेगा, करेक्ट। तो v is equals to x ओमेगा, एंड दिस रोटेशन विल, जो रोटेशन का चैप्टर ना, ये आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप लेक्चर 1 से बहुत केयरफुली सारे पॉइंट को अच्छे से समझते हुए आओगे। रोटेशन मतलब देखो ऑब्वियसली ये मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है फिजिक्स का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लोगे तो सबसे आसान ही लगेगा आपको अल्टीमेटली, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम निकालना, मैंने कहा कि मुझे पता है कि बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। तो मैंने कहा किसी एक पार्टिकल का लिखना आता है, जी हमें अभी तो सीखा था, एक पार्टिकल, कोई रैंडम पार्टिकल ले लिया हमने,
यहां पर रैंडम पार्टिकल चूज कर लिया x दूरी पर, और हमें उसकी वेलोसिटी भी पता है। तो भाई अगर उसका मॉडुलस लिखना हो, डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन की बात भी हम कर लेंगे अभी। तो अगर मान लो इस पार्टिकल की वजह से एंगुलर मोमेंटम लिखना तो कितना होगा, dl लिख देंगे, dl, एंड dl इज गोइंग टू बी dm इनटू mv r परपेंडिकुलर। m कितना हो गया इस छोटे से पार्टिकल का, किस पॉइंट का अबाउट लिखने की कोशिश करें, o के अबाउट लिखने की कोशिश करें, तो dm इनटू r परपेंडिकुलर, या वी कैन से वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज x ओमेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो लेट्स मार्क इट ith पार्टिकल, थोड़ा बेटर हो जाता। लेट्स मार्क इट x इनटू xi, ठीक है, इनटू ओमेगा, करेक्ट। इसको xi कर लेते हैं, vi पार्टिकल है ना, mvi, या इनफैक्ट आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं dm इंटू वी ith पार्टिकल इंटू r परपेंडिकुलर, दैट इज xi, ठीक है। तो dl इज इक्वल टू dm इंटू xi इंटू ओमेगा इंटू xi, करेक्ट है। अब इसकी डायरेक्शन देखोगे तो देखो r इधर की तरफ है और v इधर की तरफ है, घुमाओगे तो क्लॉकवाइज। इनफैक्ट कोई भी पार्टिकल चूज करोगे तो इसका v इधर की तरफ आएगा, r इधर की तरफ जाएगा, और घुमाओगे तो क्लॉकवाइज। सारे पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो सारे पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है बच्चे ओ पॉइंट के अबाउट, वो सारा सेम डायरेक्शन में है। और अगर सारे एक वेक्टर, मतलब मान लो n वेक्टर्स हैं आपके पास, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और सारे वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में है तो हम सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको चुपचाप इसको ऐड कर सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o लिख रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट o। अब o क्या है, o मतलब इसको बोलते हैं L ऑफ द बॉडी, इंटीग्रेट करके पूरी बॉडी को बता दिया, FAR भी बोल सकते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रल dm xi का होल स्क्वायर इनटू ओमेगा। ओमेगा सारी बॉडी के लिए सेम है तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ये dm, इनफैक्ट dm को भी dm i बोल सकते हैं, ith पार्टिकल का मास, तो dm i इंटू xi का होल स्क्वायर। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना बच्चे, तो ये क्वांटिटी पता है क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट आ रहा है, ये फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। कहोगे भैया कैसे, क्योंकि xi जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहां से है बच्चों, देखो यहां से है, तो ये एक्चुअली mr स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही तो है। तो दिस इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस है। तो एक्चुअली में जो हमने क्या किया, सारे पूरे बॉडी को बहुत सारे पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया, और किसी एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखा है, एक पार्टिकल का लिखना तो हमें आता ही है, फिर हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करके देखा कि यार ये जो क्वांटिटी आ रही है ना, ये क्या आपका, ये तो एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट FOR ही तो है। FOR मतलब ये फिक्स्ड एक्सिस इसी के अबाउट तो आ रहा है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही आ रहा है। तो एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ध्यान से देखना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट बच्चों फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या होता है, IFAOR इंटू ओमेगा बोल सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। अभी हमें एक फॉर्मूला मिला, ऐसा नहीं कि तुम एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी पॉइंट लिख दोगे, एनी पॉइंट नहीं लिख पाओगे। अभी हमें सिर्फ फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, ये बहुत पर्टिकुलर है, दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक, है ना। तो इस बात को प्लीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि तुम लोग कहीं भी चिपका देना इस फॉर्मूले को, कहोगे भैया देखो ऐसा करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट, तो ऐसा करेंगे कि इस पॉइंट के अबाउट भी हम लोग इसी पॉइंट पर एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा कर देंगे बाद में। नहीं, गलत है, इस पॉइंट के बाद हम सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा करेंगे तो गलत आंसर आएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखना सिखाया है, ठीक है। तो अगर किसी रैंडम कोई बॉडी जो कि फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो उस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा ऑफ द बॉडी। एग्जांपल के तौर पर बच्चे जैसे यहां पर ही देख लें, फिर से जैसे यही क्वेश्चन था, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसमें डायरेक्टली हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आता है। देखो ये देखो, अगर मान लो ये बॉडी जिसका ओमेगा में इस इंस्टेंट में पता है, इसका मास m और लेंथ l है, और ये FOR है, तो फाइंड L ऑफ बॉडी अबाउट O मतलब फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बताना है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे भैया, L ऑफ द बॉडी मॉडुलस ही पता चलता है, ध्यान रखना इस बात में, यहां मॉडुलस निकालते हैं हम लोग इस फॉर्मूले से। L ऑफ द बॉडी क्या होगा, FOR मतलब इस पॉइंट के अबाउट I, दैट इज इस रॉड का FOR कितना होगा, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू सीधा ओमेगा। आप कहोगे भैया इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो एक्चुअल में जो यहां इसकी डायरेक्शन आती है वो ओमेगा की डायरेक्शन में होती है, इस बात को रखना। डायरेक्शन इन दिस केस, डायरेक्शन सब सारी डायरेक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। डायरेक्शन इन दिस केस मस्ट बी in the direction of omega vector, correct है। सॉरी, तो L ऑफ द बॉडी
जो इस बॉडी का होगा क्या हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, एंड ओमेगा इज क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज आ जाएगा, और इसे इंटू द ग्रेनी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो फटाक से एक लाइन में आ जाता है, हमें पूरा का पूरा इंटीग्रेट करके मतलब सारे पार्टिकल का निकाल के हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो एल ऑफ द बॉडी अबाउट FAOR फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए कर सकते हैं। अभी मैं बोलूं बच्चा ये बताओ इस पॉइंट के अबाउट, मान लो ये पॉइंट छोड़, मान लो ये ए पॉइंट, अब ए पॉइंट के अबाउट अगर आपको निकालना हो तो आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अप्लाई फॉर डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर ए। हाँ, हालांकि हम ए के लिए आगे मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, बट अभी मैंने आपको नहीं बताया, तो मैं आगे जाके इस चीज पे डिबेट करने वाला हूं। फाइंड, मैं अभी लिख दूं फाइंड एल अबाउट ए, है ना, ऑफ बॉडी। तो ये राइट नाउ ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते कभी भी, राइट नाउ वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, राइट नाउ वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। कि आप ऐसा करना, इसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं एक बार को, भैया क्यों ऐसा, तो मैं क्यों का आंसर आपको उसी समय दूंगा जब इस तो मैं यहां पर निकाल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया क्यों नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं इसका आंसर आपको आगे दूंगा, जब मैं हर एक पॉइंट के बाद आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना सिखा दूंगा तब आपको ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो बट अभी आपको यही याद रखना है कि अभी अगर कोई बॉडी है और अगर वो फिक्स्ड एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है तो उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना में आता है। करेक्ट है बात? ऑलराइट, तो हमें एंगुलर मोमेंटम में लिखना आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आज फास्ट हो गया ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप पे थ्रू कर दी है, तो कोई बात नहीं यार, इन्फॉर्मेशन तो कई बार ज्यादा हो ही जाती है, बट हमें सीखना तो ही है, पढ़ना है। और हमारे पास तो मतलब ये एक्चुअल में रोटेशन टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरे यार आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर ज्यादा फास्ट लग रहा है तो स्लो कर लो उसको, ना धीमे कर लो, आ जाएगा। मैंने सारी चीजें बहुत क्लियर कट बोली, बस आपको धीरे से सुन लो, आप स्पीड कम कर लो, दोबारा सुन लो। किसी भी लेक्चर को 2-3 बार सुनने में कोई घबराहट मत करना, क्यों? क्योंकि जितनी बार सुनोगे उतनी आपको क्लैरिटी आएगी। मैं बहुत चुने हुए शब्द यूज करता हूँ और बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, बहुत केयरफुली यूज करता हूँ, बस आपको समझना है ध्यान से। देखो अगर इतना ही आसान होता IIT में तो सारे कर लेते, इसलिए मैं ध्यान से बता रहा हूँ, सारे नहीं कर पा रहे इसका मतलब ये एक्चुअल में डिफिकल्ट एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव तो मुझे लगता ही नहीं, एग्जाम कॉम्पिटिटिव है ही नहीं, क्योंकि देखो 12-15 लाख लोग देते हैं, ठीक है, और उसमें सेलेक्ट कितने 2,500 के अंदर बच्चे, मतलब मान लो 2,500 को अच्छी रैंक मानता हूँ मैं, 2,500 तक को, तो 2,500 रैंक वाले बच्चे सिर्फ 50% तक मार्क ले आ पाते हैं बस। तो मतलब 50% लाना इतना मुश्किल है 12-15 लाख में, 12-15 लाख बच्चों में सिर्फ 50% लाने वाले 2500 बच्चे, ये बहुत, ये रियलाइज कराता है कि कुछ गड़बड़, क्या गड़बड़ है कि एक्चुअली एग्जाम डिफिकल्ट है, कॉम्पिटिटिव तो नहीं। अगर आप IIT के एग्जाम में, मैं गारंटी देता हूं, इफ यू कैन स्कोर 50% इन IIT एग्जाम, यू आर डेफिनेटली इनटू IITs, डेफिनेटली इनटू IITs, गारंटी लिख के ले लो, केस कर देना मेरे पे, आपको लगे तो। आपको 50% आया और आपने कहा कि मेरा IIT नहीं हुआ, मेरे पे केस ठोक देना, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ पब्लिक फोरम पे, तो कुछ तो बात होगी ना, ठीक है। तो आई एम श्योर आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब हमें किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखना आ चुका है। एक काम करते हैं, अगर मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है और ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है, ऐसे करके रोटेट कर रही है, या हमने इस पॉइंट पे छोड़ दिया, तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो हमें एंगुलर मोमेंटम, अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना आता है ऑफ द बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड दैट इज IFAOR। FAOR का मतलब पता चल चुका होगा, FAOR दैट इज फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो IFAOR इंटू ओमेगा होता है, करेक्ट है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, ये भी एक्चुअली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चे, ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन, बट दिस इज फॉर द बॉडी। जो इसके पहले हमने डिफरेंशिएट किया था, दैट वर फॉर द पॉइंट पार्टिकल, मतलब पार्टिकल्स के लिए था, जो हमने dl/dt किया था। तो अब ये किस फॉर्मूले के लिए, ये बॉडीज के लिए है फॉर्मूला, वो किसके लिए था, पार्टिकल्स के लिए था। तो वो पार्टिकल के लिए वैलिड है, ये बॉडीज के लिए वैलिड है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dl बॉडी अबाउट FAOR अपॉन dt, दैट इज गोइंग टू बी IFR, तो कांस्टेंट ही होगा तो बाहर आ जाएगा, IFAOR इनटू d ओमेगा बाई dt, ये हो जाएगा टॉर्क अबाउट FAOR। यही तो है न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन बोलते हैं इसको। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं IFAOR इंटू डी ओमेगा बाई dt। क्या होता है बच्चों, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर हमें एक और चीज लिखने को समझ में आया कि अगर हमें एंगुलर मोमेंटम उसी फिक्स पॉइंट पे लिख सकते हैं, तो हम टॉर्क भी उसी फिक्स पॉइंट पे लिख सकते हैं। टॉर्क मतलब
कि टॉर्क को आई इंटू अल्फा, अभी हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट लिखना है, मतलब फिक्स एक्सिस बोर्ड। ऐसा नहीं तुम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना और कहना आई इंटू अल्फा, गलत हो जाएगा। इस पॉइंट के अबाउट लिखा कि आई इंटू अल्फा नहीं कर सकते। इस पॉइंट के अबाउट लिखने के लिए आपको थोड़ा सा और, फिर वही सेम जैसे इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए थोड़ा और नॉलेज की आवश्यकता है, वैसे इसी पॉइंट के अबाउट अगर हमें टॉर्क अप्लाई करना है तो हमें थोड़ा सा, देखो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क अप्लाई करने के लिए हमें थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इस पॉइंट को फिक्स एक्सिस के अबाउट ही टॉर्क अप्लाई करना। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी चीजें, वैसे वैसे आपको हर एक पॉइंट के अबाउट धीरे धीरे लगाना आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको जैसे इसी रॉड में बोलते हैं कि मैं बोलूं फाइंड टॉर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, सॉरी फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी एट दिस इंस्टेंट, एंड ये दिस इज रोटेटिंग इन अ वर्टिकल प्लेन। मतलब अगर मैं क्वेश्चन अच्छे से बना दूं तो आपको ये समझ में आ गया ना कि ये भी आपको याद रखना है कि टॉर्क अबाउट एफ ओ आर इक्वल टू क्या होता है, आई एफ आर इंटू एल्फा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि देखो जी ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, लो ये है बॉडी। अब ये इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस पे ये वर्टिकल प्लेन, इस इंस्टेंट पे इसके पास mg है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। mg तो लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे, और ये रोटेट इसी पॉइंट के अबाउट कर रहा है। इसका मास m और लेंथ l है, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। फाइंड एंगुलर acceleration of the body at this instant, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, देखो हम सारे फोर्सेस की वजह से सिर्फ एफ आर के अबाउट सारा टॉर्क निकालेंगे और उसको आई एफ आर इंटू ओमेगा कर सकते हैं। ऐसा हमें बोला गया कि जितना भी टॉर्क आएगा एफ आर के अबाउट वो आई एफ आर इंटू अल्फा कर सकते हैं, ना ओमेगा नहीं अल्फा, आई एफ आर इंटू अल्फा कर सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट एक्चुअल में इस बॉडी का अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो इसमें नीचे की तरफ एमजी लग रहा होगा और यहाँ पर हिंज फोर्स भी लग रहा होगा। हिंज फोर्स किधर होता है, बहुत रैंडम डायरेक्शन में होता है हिंज। अब लेकिन हमें टॉर्क इसी ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो जो इसका टॉर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि देखो ये लाइन ऐसे ही पास हो रही है तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। आर परपेंडिकुलर इनटू एफ टॉर्क होता है ना, तो जीरो हो जाएगा। तो हिंज के अबाउट जो टॉर्क होगा वो हिंज की वजह से जीरो होगा। तो टॉर्क अबाउट एफ ए आर, या इसको हिंज को एफ ओ आर भी बोलते हैं, एफ ओ आर इज गोइंग टू बी mg की वजह से होगा। और mg देखो ऐसे जा रहा है, ये है mg की लाइन है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, l/2 दिख रहा है आपको, mg इंटू l/2 आपका टॉर्क अबाउट। और ये किधर होगा, ध्यान से देखोगे तो ये r इधर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है। mg ये हो गया क्लॉकवाइज, करेक्ट है बात। mg इंटू l/2 इज द क्लॉकवाइज टॉर्क ड्यू टू mg फोर्स, मतलब ड्यू टू mg फोर्स नहीं, ड्यू टू ऑल फोर्सेस, बट जो हिंज का टॉर्क आ रहा है क्योंकि और कोई तो फोर्स है नहीं, mg नीचे लग रहा है बच्चों, टॉर्क इधर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है और हिंज फोर्स इधर लग रहा है, और कोई फोर्स तो है नहीं यहाँ पे। mg की वजह से जो टॉर्क है वो mg इंटू l/2 है क्लॉकवाइज। अब क्या हम इसको किसके बराबर कर सकते हैं, अब अगर हमने इसे इस पॉइंट के अबाउट लिखा, अगर इस पॉइंट के अबाउट लिखा होता तो नहीं कर पाते, इस बात को प्लीज समझना, या इस पॉइंट के अबाउट लिखा होता तो नहीं लिख पाते, लेकिन हिंज के अबाउट है या यू कैन से फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है, तो हम इसको i इंटू अल्फा लिख सकते हैं, mg इंटू l/2 विच इज क्लॉकवाइज इक्वल्स टू आई एफ ए ओ आर इंटू अल्फा कर सकते हैं। तो अगर आई एफ आर इंटू अल्फा कर सकते हैं तो अल्फा की वैल्यू में आ जाएगी, और अल्फा तो पूरी बॉडी का सेम ही होता है बच्चों, mg इंटू l/2, और आई एफ आर कितना होता है mg ml²/3 इंटू अल्फा। बहुत सारे बच्चे भैया पता नहीं बार बार आप ml²/3 लिखते, अरे भाई याद रखो ना, इस पॉइंट के अबाउट ml²/3, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12, बाकी पॉइंट के अबाउट निकालना है तो सेंटर ऑफ मास से मूव करके पैरेलल एक्सिस लगा के अप्लाई कर लो, ठीक है। तो जो अल्फा आएगा बच्चों, जो अल्फा आएगा वो mm कैंसिल हो जाएगा, जो अल्फा आएगा वो आएगा 3g/2l, दिस इज द अल्फा, ठीक है। ये अपना अल्फा आ गया, तो हमें बहुत अच्छे से अल्फा निकालना आ गया, तो इस बॉडी का हमें अल्फा पता चल गया। अगर मुझे इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये अच्छा इसको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसके बारे में एक्सेलरेशन या इसकी काइनेमेटिक्स के बारे में और बात करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, बट हमें इस पूरी बॉडी पे टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा भी लगाना आ गया। तो जो इस बॉडी का अल्फा आ गया वो आ गया 3g/2l, करेक्ट है। तो हमें अल्फा आ गया, आंसर है आपका, ये तो पूछा था आपसे। अब इस पॉइंट के हर एक पॉइंट के एक्सेलरेशन की बात कर सकता है, हम इसे काइनेमेटिक्स कर चुके हैं। अब देखो अल्फा तो पता चल चुका है, अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम लोग। तो एक्सेलरेशन की बात हम लोग ट्यूटोरियल क्लास में करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे इन्हीं बेसिस पर, मैंने सबका एक एक दो दो क्वेश्चन ही लिया,
तो मैं से 2-2 क्वेश्चन और ले लूंगा टोटल क्लास में। तो ये सारे टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक आज हमने किए आपको पता होगा, आप देख ही रहे हो आपने क्या किया। डायनेमिक्स की बात कर रहे थे, तो दिस इज ऑल डायनेमिक्स। तो पहले उसके लिए हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल निकाला अबाउट सर्टेन पॉइंट, ठीक है। फिर एंगुलर मोमेंटम से हमने डिफरेंशिएट करके न्यूटन सेकंड लॉ डिराइव किया, dl by dt इक्वल्स टू टॉर्क होता है, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। फिर उसी से हमने उन्हीं पार्टिकल्स पे टॉर्क निकाला। फिर हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडीज निकाला। फिर हमने टॉर्क ऑफ बॉडीज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस निकाला। तो 4 चीजें हमने किया। नहीं 4 टॉपिक में हम लोग डायनेमिक्स, जिसे ओवरऑल हम डायनेमिक्स ऑफ बॉडीज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस बोलते हैं, वो करने वाले हैं, वो कर रहे थे। तो उसी के और क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। वो ये आपको अगर देखो एक बार में अगर नहीं समझ में आता ना, कई बार ऐसा होगा क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक है, तो आप इसे मल्टीपल टाइम देखो, बार बार देखो, खूब देखो, और जब एक बार समझ में आ जाएगा तो आपका कहते नहीं कि ये जो सर का दर्द है ना इसका रोटेशन का, वो निकल जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करें बच्चे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लेक्चर बहुत ध्यान से देखते होंगे। कई बार फास्ट लगे तो आप स्लो कर सकते हो, स्लो लगे तो फास्ट कर सकते हो। यूट्यूब आपको ये सर्विसेज देती है, आपको डाउटनेट भी सर्विसेज देती है कि आपको स्पीड कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा यूट्यूब और डाउटनेट दोनों पे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप लोग इसे देखें और इसका फायदा उठाएं। मतलब ये फ्री लेक्चर क्वालिटी नहीं है, ये प्रीमियम लेक्चर क्वालिटी है। आप इसको एक बार करें सॉल्व, फिर आपको रियलाइज होगा बाद में जो क्वेश्चन क्वालिटी है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लेक्चर देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ट्यूटोरियल देखते हैं, सिर्फ दोनों देखो तब मजा आएगा तुम्हें। ऐसा नहीं, दोनों कंटिन्यूटी में देखो, ये सारा कंटिन्यूटी में होता है। अगर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट कवर किया ना, तो फिर ट्यूटोरियल में उसको कुछ अच्छे और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ताकि वो क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए बच्चे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।